प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश भारत कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित है और देश में अभी लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन के समय स्कूल पे जाकर के पढ़ना या कोचिंग पे जाकर के पढ़ना ये लगभग असंभव है। तो जो बच्चे अभी घर पे हैं और किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे 10th के विद्यार्थियों के लिए मैं IITian राकेश सिंह यूट्यूब के हमारे चैनल बियॉन्ड एजुकेशन पे वैसे स्टूडेंट के लिए क्लास 10th के फिजिक्स का लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। इस चैनल पे हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे। एक एक कर करके हम उसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे, पूरे चैप्टर की डीप एनालिसिस करेंगे। और अगर कोई भी विद्यार्थी जो क्लास 10th में है और इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी तरीके का अगर आपको कोई परेशानी आता है और आप उस परेशानी का समाधान चाहते हैं, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वीडियो के ही दौरान मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर करके अपनी परेशानियों को रख कर करके उसके सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए क्लास 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके पहले थोड़ा सा क्लास 10th के सिलेबस को भी समझते हैं। देखेंगे सबसे पहली चीज कि क्लास 10th फिजिक्स में, ठीक है, क्लास 10th के फिजिक्स में टोटल जो है आपके कितने चैप्टर है पहले उसको देखिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो चौथा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बाद वो है लाइट, और लाइट में रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो पांचवा चैप्टर है वो है लाइट, और लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों अलग अलग फेनोमेना है, ठीक है। और जो छठा चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। सो ये आपके क्लास 10th के सिलेबस हैं, और इस सिलेबस में ये जो पहले 3 चैप्टर हैं ये आपके जनरली फर्स्ट टर्म में आते हैं, और जो अगले 3 चैप्टर हैं ये आपके सेकेंड टर्म्स में आते हैं, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे, वो है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आज के इस दिन में हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट रिफ्लेक्शन है, लाइट रिफ्रैक्शन है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है, वो है आपका क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, और वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए कि जैसा आप जानते हो कि ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है ये फिजिक्स में आता है, ठीक है। और एकदम फ्रॉम द स्क्रैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स को पहले
अच्छे से समझ तो लें कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में पढ़ना क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको पढ़ने और इसको समझने में आपको सहूलियत मिलेगी। तो फिजिक्स का डिफिनीशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the study of nature and natural phenomena। ठीक है, ये फिजिक्स का सबसे सिंपल डिफिनेशन है कि फिजिक्स जो है ये साइंस की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसके अंदर हम नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में समझते हैं। इसके साथ ही एक मेरा डिफिनेशन भी आप लोग याद कर लें, क्या है ये, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद the fundamental discipline, that deal with the study of fundamental discipline that shows how universe behaves। So देखिए, fundamental discipline that shows how universe behaves, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम वैसे ही चार्ज के डिसिप्लिन, उसके बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये आज के डेट में एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि कॉमर्शियल से लेकर के डोमेस्टिक लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है। आप कुछ एग्जाम्पल को सोचें, समझें। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड में, ठीक है, अभी आप जिस मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल को भी आपने इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज किया है। आप जिस रूम में बैठे हैं, इस रूम में जो पंखा अभी चल रहा है, जो फैन अभी घूम रहा है, उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे चाहें तो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरीज को चलाने के लिए भी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कॉमर्शियल जहां पे बिजली का इस्तेमाल आज के डेट में ना हो और वो कॉमर्शियल सेक्टर चल पाए। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें तो भी, और अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे बात करें तो भी। क्लियर है? इस दोनों के लिए बहुत जरूरी है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले, ठीक है, अगर पहले इसका डिफिनीशन ही अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो हम लिखेंगे इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को तो समझ लें, हम पहले जान तो लें कि चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो सुनिए, आपके घर में अभी एक कंघी होगी, कॉम्ब होगा, आप उसको अभी लाएं और ला करके छोटे छोटे एक पेज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उस कॉम्ब को आप उस पेज के पास लेकर के जाएं। आप देखेंगे कि यहां पे कोई भी फेनोमेना, यहां पे कोई भी चीज आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। वही अब आप क्या करें कि आप उस कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स पे 10-20 बारी चला लें और आप उसी पीस ऑफ पेपर के पास उसको लेकर के जाएं,
तो आप देखेंगे कि अब उस कॉम्ब के पास एक क्षमता आ गई है, उसके पास एक एबिलिटी आ गई है, जिस एबिलिटी से वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है। ये जो कॉम्ब के पास जो क्षमता आई, जो खूबी आई, जिससे उसने स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया, इस क्षमता को, इस खूबी को इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया गया। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग एसोसिएटेड with matter because of which it has the property to either create or experience electric force। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग एसोसिएटेड विथ मैटर बिकॉज ऑफ विच इट हैज द प्रॉपर्टी टू ईदर अट्रैक्ट, ईदर क्रिएट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब और डिटेल में इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। ठीक है ना, देखिए और डिटेल में इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा समझा जाए। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज मैटर से बनी है। क्लियर है? सो दुनिया में किसी भी चीज के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिससे निर्माण हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो या तो एटम है, या तो मॉलिक्यूल्स हैं, या तो आयंस है। क्लियर है? सो दुनिया में जो भी चीज बनी है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, या तो एटम है, या तो मॉलिक्यूल है, या तो आयन है। अगर एक एटम की बात करें तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? तो आप कहेंगे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर है? और एक एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ये क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। क्लियर है? और ऐसा होने से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी तरह से एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के संरचना को डिस्टर्ब कर पाए तो हम कहेंगे कि वो एटम जो है अब चार्ज्ड हो गया। क्लियर है? ऐसा कैसे होता है? तो हम कहेंगे कि अगर किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो पाए, तो वो जो बॉडी होगी उस बॉडी के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब वो बॉडी कैसी चार्ज होगी? तो द बॉडी विल बी निगेटिव चार्ज्ड। क्लियर है? और अगर किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से कम जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम जाए मतलब उस बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उस केस में जो बॉडी होगी दैट बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। द बॉडी विल हैव पॉजिटिव चार्ज्ड। क्लियर है? सो इसको लिखिए।
ठीक है। सो जो बॉडी है उस बॉडी के पास क्या हो जाएगा, उस बॉडी के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब अगर आप देखें तो जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो कितने तरह के होंगे, तो आप कहेंगे कि जो चार्ज है वो दो तरह का होता है। ठीक है, चार्ज दो तरह के होते हैं। एक, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए सिंबल में मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज, और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब डिफिशिएंसी होगी किसकी, तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। और निगेटिव चार्ज जब गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब जो है चार्ज के बिहेवियर के आधार पे हम दो चैप्टर की पढ़ाई करते हैं। अगर चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो हम उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगर चार्ज रेस्ट में है तो हम उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और स्टैटिक चार्ज की पढ़ाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर होती है। अब स्टैटिक चार्ज क्या होता है, अगर आप समझें कि अगर एक कोई टुकड़ा है, कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, अगर उस बॉडी को हमने चार्ज दिया किसी तरह से और वो चार्ज उसी बॉडी पे रह जाए, मूव ना करे, ठीक है, तो वैसे चार्ज को स्टैटिक चार्ज कहा जाता है। और स्टैटिक चार्ज की पढ़ाई हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक चैप्टर में करते हैं, जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर चार्ज मूविंग है, क्लियर है, अगर चार्ज मूविंग है तो उसको, मूविंग मतलब मोशन में है, रेस्ट में ना है, मोशन में है, तो उसको हम मूविंग चार्ज कहते हैं। आ गई बात समझ में, उसको हम मूविंग चार्ज कहते हैं। और इसकी पढ़ाई ही इलेक्ट्रिसिटी में की जाती है। ठीक है ना। सो अगर आप समझ पा रहे हो तो आप नोट कर लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम किसकी पढ़ाई करते हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं मूविंग चार्ज की। क्लियर है, हम पढ़ाई करते हैं मूविंग चार्ज की, हम पढ़ाई करते हैं वैसे बिहेवियर की जो एक मूविंग चार्ज जो है दर्शाता है। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि चार्ज तो जान गए कि क्या होता है। ठीक है, अब चार्ज के बारे में समझते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो किया क्या गया कि देखिए, ग्लास रॉड को लिया गया, ठीक है, ग्लास रॉड को लिया गया और एक इबोनाइट रॉड को लिया गया, इबोनाइट। ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया और इबोनाइट को वुलन क्लॉथ से, ऊनी कपड़े से रब किया गया। इन दोनों को रब करने के पास ग्लास रॉड के पास ताकत आई, इलेक्ट्रिक चार्ज आया, और इबोनाइट को वुलन क्लॉथ के साथ रब करने पे जो है वो ताकत आई। क्लियर है। तो बाई कन्वेक्शन, ठीक है ना, बाई कन्वेंशन। ठीक है, एक बात को समझो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चार्ज तो दो तरह के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर है, तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, इबोनाइट को रब किया वुलन क्लॉथ के साथ तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो ये समझ लीजिए कि किसी भी आदमी ने चार्ज को नहीं देखा है। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात, किसी भी आदमी ने चार्ज को नहीं देखा है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन के आधार पे हमारी सहायता के हिसाब से, हमारे सहयोग के हिसाब से हमने कहा कि जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है,
और जब इबोनाइट रॉड को उलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है। अगर शुरू के समय में ही ये कह दिया जाता कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया और इबोनाइट के पास नेगेटिव, तो यही मान लिया जाता। क्लियर है? कोई प्रमाण नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इस पे क्यों आता है। ठीक है, रब करने से आता है ये आप कह सकते हो, बट पॉजिटिव पर नेगेटिव ही क्यों आता है, कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य इसका नहीं है। क्लियर है? सो ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो गया और उलन पे पॉजिटिव हो गया। तो हमने कहा कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को, जब हम एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में लाते हैं, एक दूरी पर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एक बल लगा रहा है, और ये फोर्स रिपल्सिव है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जबकि अगर एक नेगेटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में लाया गया, एक दूरी पर रखा गया, तो हमने देखा कि ये फोर्स लगा रहे हैं, पर ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? उसी तरह से अगर एक नेगेटिव बॉडी को अगर एक दूसरे नेगेटिव बॉडी के साथ में इस तरह से लाया गया, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है। क्लियर है? हमने क्या कहा? हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है, और ये फोर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव नेगेटिव के केस में, और दूसरा नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में। सो इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली हम लिखें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दो तरह के फोर्स जो है ये उत्पन्न करते हैं, लगाते हैं। क्लियर है? सो यहां से हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी मिली। ठीक है? और वो प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? तो हम कहेंगे कि बिटवीन सिमिलर चार्ज रिपल्शन अकर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? बिटवीन सिमिलर चार्ज रिपल्शन अकर्स एंड बिटवीन dissimilar charge attraction occurs। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्शन होगा, और अगर डिसिमिलर चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है, चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब कि अगर कोई किसी बॉडी के पास चार्ज है, एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है, और अगर वो एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज रेस्ट में है, और अगर वो बॉडी मूव करने लगी, तो चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ना, अमाउंट ऑफ चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ना। जितना भी चार्ज है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो, चाहे वो बॉडी मोशन में हो, ध्यान देना है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी की वेलोसिटी से उसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी को देखा जाए। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी, तो वो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वो है कि द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू दी
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो गेन करेगा। लॉस करने वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, गेन करने वाला नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? अब चौथी प्रॉपर्टी भी देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो चार्ज जो है, ठीक है ना, चार्ज ऑन अ बॉडी इज कंजर्वेटिव, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज कंजर्वेटिव, इसका मतलब है कि चार्ज जो है कंजर्व है। आप चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो वो होता है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन सब के अलावा चार्ज की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पर आपके क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी जरूरी है मैं उसी की बात करूंगा। अगर आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको चार्ज के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, बट आपके सिलेबस के आधार पे इतना जो है वो पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं चार्ज के यूनिट की, चार्ज के यूनिट। क्लियर है? तो यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो एक वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा और उस वैज्ञानिक का नाम है कूलम्ब। क्लियर है? सो यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है कूलम्ब। आ गई बात समझ में? यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम्ब। क्लियर है? सो इस कूलम्ब को हम C सिंबल से दिखाते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी के ऊपर मान लीजिए 1 कूलम्ब चार्ज है, 2 कूलम्ब चार्ज है, 3 कूलम्ब चार्ज है, या -2 कूलम्ब चार्ज है, -3 कूलम्ब चार्ज है, -4 कूलम्ब चार्ज है, ये उसकी यूनिट है। ये जो यूनिट है ना, ये ऐसा यूनिट है, ये वही यूनिट होती है जिसका फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इसका एक और यूनिट है जो कि CGS यूनिट है। फिजिक्स में CGS यूनिट का इस्तेमाल बहुत कम है, ना के बराबर है, ऐसा नहीं काम करते हैं। पर वो जो CGS यूनिट है उसको हम बोलते हैं स्टेट कूलम्ब। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम्ब। और ध्यान रखेंगे कि समझिएगा मेरी बात, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। इसी स्टेट कूलम्ब को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसी स्टेट कूलम्ब को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब स्टेट कूलम्ब को, ठीक है, हम इसको फ्रैंकलिन कहते हैं, ऑन द फेमस साइंटिस्ट फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन के नाम पे इसका नाम फ्रैंकलिन भी है। सो आप स्टेट कूलम्ब कहो या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहो या फ्रैंकलिन कहो, ये सब एक है। ठीक है? ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास रहा। अब कल के समय से आपको क्लास 10th के इस चैप्टर के फर्दर वीडियोस मिलने लगेंगे। कोशिश होगी हमारी कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जितना हो सके और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सिलेबस को, क्लास 10th के फिजिक्स के सिलेबस को कवर करें। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है समझने में इसको, तो आप
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। मैं हर एक आदमी का कमेंट पढ़ूंगा, और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो वैसे बच्चे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 9798788627। यहाँ पे आप मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करें कि आप किस किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहेंगे। मैं और मेरी टीम ये कोशिश करेगी कि जिस तरह से आप कमेंट करें, हम लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस पे काम करें, और आपकी जो जिज्ञासा है उसके ऊपर पूरा उठें। चलिए।